YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मैदान में उतरे तमाम योद्धा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज जींद में रैलियां हुई, तमाम लोगों ने, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात की जाए, कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, एलएसपी के नेताओं की बात की जाए, इनेलो और जेजेपी के नेताओं की बात की जाए, सभी अपनी तरफ से प्रचार कर रहे हैं, सभी जीत का दम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हमारे संवाददाता अनिल मोर ने बातचीत की, वो क्या कुछ कह रहे थे वो सुन लेते, और उसके बाद और नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी सुनेंगे। चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर पर है। मुख्यमंत्री ने आज एक रैली भी की है। सर, चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है, क्या लगता है बीजेपी जीत पाएगी? निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। जैसा कारपोरेशन के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 5 नगर निगमों में चुनाव में बहुमत मिला, इसी प्रकार से जींद के बाई इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। कांग्रेस का कहना है कि जो आपका उम्मीदवार इतना दमदार नहीं है, रणदीप सुरजेवाला से मुकाबला है, दिग्विजय चौटाला से मुकाबला है, लड़ाई कितनी आसान आपके मान? लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की बाकी पार्टियों के साथ है। सब लोग अपनी पार्टियां, सब लोग अपने आप को जब ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला सरकार के साथ है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अलग अलग उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो हमारे से मुकाबला मानते हैं। इसका मतलब वो भी मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज आपने रैली की, रैली के बाद क्या लगता है जींद की जनता का क्या मूड होगा? जींद का जनता का एकदम बड़े उत्साह में है और जींद की जनता भरपूर समर्थन दे रही है। हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं और मतदाता जो है इस मूड में है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। आवास पे जो सीबीआई की रेड पड़ी है, कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है। ये सीबीआई की अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, वो अपने आप काम करती है। जिस प्रकार का ये ओछे आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, इसका कोई आधार नहीं है। अगर वो ये आरोप लगाने के लिए उत्सुक है तो मेरे जैसा भी आरोप लगाने की बात कर सकता है कि कहीं उन्होंने, क्योंकि बहुत पुराने आदमी हैं, उनके कहीं संबंध सीबीआई में रहे होंगे और कोई ना कोई ड्रामा रचने के लिए उन्होंने ऐसा रचा होगा ताकि उनको लाभ हो सके। आखिरी सवाल, जींद की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी? विकास के ऊपर। ये थे मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने आज रैली भी की और कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर पर है और मुख्यमंत्री का कहना है कि जींद की जनता विकास के मुद्दे पे वोट देगी। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक जींद। वोट विकास के नाम पर मांगे जा रहे हैं, लेकिन दिलों में बात कुछ और है तमाम राजनीतिक पार्टियों के। और क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के नेता वो भी सुन लेते हैं। ये देखो कि दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई क्योंकि दोनों का जीत से लेना देना कुछ नहीं। एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जिससे कि जींद के मतदाता को खुद ये लगता है कि इनको वोट देने का फायदा नहीं। जींद का मतदाता ये समझता है कि ये अपनी राजनीतिक गोटियां कैसे रखनी है, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख को सब वरिष्ठ नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल करना था, लेकिन जब हमने उम्मीदवार की घोषणा की तो विरोधी दलों के जो नेता थे उनके पसीने छूट गए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से एक उम्मीदवार आपके मैदान में लेकर के आए हैं कि भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पिटारे से 18,218 नौकरियों की जब लिस्ट निकल करके आई एसएस कमीशन के माध्यम से, तब सब लोगों को याद आ गया, चाहे यहाँ पर एक पटवारी वर्ग बैठा है, चाहे एसपीओ बैठे हैं, कोई दूसरे बैठे हैं, सब लोगों को एक बात याद आ गई कि भाई केवल 18,218 नहीं है, ये तो पूरी लिस्ट जोड़ करके बात करोगे तो 54,000 से ज्यादा नौकरियां बनती है। उड्डा के राज में तो क्यों लग गया करते, वो तो उसका कांडा अब पे कट गया है। मैं तो आज अधिक न कहते हुए ये जींद के लोग आज पंच परमेश्वर की हैसियत में विराजमान है। हम अपनी पार्टी का, अपने कृष्ण मिड्डा का पैरवी कर रहे हैं। आज तारीख 25 है, चढ़कर गणतंत्र दिवस मनाएंगे और 28 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबा दो। अरे एक बटन दबाएगा, अरे एक तीर पे 2 शिकार हो रहे हैं। बटन एक है और शिकार 2, इसलिए आप सारी बातें समझते हो। पहले वाली पार्टी में भी मेरिट के आधार पर नौकरी दी, लेकिन उन्होंने जो मेरिट के आधार पर नौकरी दी
वो पैसे के बल पे, जो पैसे में मेरिट होगी उसके आधार पर नौकरी दी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग्यता के अनुसार नौकरी देने का काम किया। जो 3 दिन पहले रिजल्ट आया वो आपके सामने है। मैं आप लोगों से झोली फैलाकर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने झोली फैलाकर एक वोट मांगने का काम करता हूं, ताकि जो मेरे पिता दुनिया में नहीं रहे उनके सपनों का जीत बन सके। और इन 8 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल की नई टीम के लिए 10 साल की कसर पूरी करने का काम करें। सभी जीत का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पीछे नहीं रहने वाली। कांग्रेस का कहना है कि सबको पछाड़ते हुए हम जीत हासिल करेंगे, जनता एक बार फिर से हम पर विश्वास करेगी। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा जींद उपचुनाव को लेकर, वो भी सुनते हैं। मैं अपनी पार्टी के हुक्म और अपनी मिट्टी के कर्ज और फर्ज को चुकाने यहां आया हूं। अगर चुनाव का लक्ष्य, जैसा मैंने कहा था शुरू में, अगर चुनाव का लक्ष्य केवल विधायक बनना होता तो आपका ये अजीज तो विधायक आज भी है, कैथल की धरती से, वहां की जनता के आशीर्वाद, स्नेह और प्यार से। और विधायक तो आपने 26.5 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला को हराकर मुझे नरवाड़ा की ऐतिहासिक धरती से 25 साल पहले बना दिया था। आपके इस अजीज ने 4 चुनाव जींद की धरती पर लड़े। और जब चौटाला परिवार ने षड्यंत्र के तहत नरवाड़ा को आरक्षित करवा दिया तो 2 चुनाव फिर कैथल से लड़े, 6 चुनाव लड़े, 5 चुनाव उनमें से जीते। इसलिए ये लड़ाई विधायक बनने की नहीं, न विधायक बनाने की है। मैं आपको केवल ये कहता हूं, मेरे बुजुर्गों, साथियों, इलाके के मालिकों, मैं आपसे सुख नहीं, सुख छोड़कर जो आदमी विधायक बन जाता है, जो मेंबर पंचायत भी बनता है, वो छोड़ता नहीं। कहीं मेंबर पंचायत किसी को बनाओ और फिर कहो तुम इस्तीफा दे दो, वो देगा नहीं। मैं आज आपको कहता हूं, मैं आज आपको कहने आया हूं, हाथ जोड़कर विनम्रता से सर झुकाकर वहां से इस्तीफा दूंगा, आपसे तप मांगने आया हूं। आपने देख लिया कि पिछले 5 साल के अंदर ये बीजेपी ने क्या किया। इतने लंबे चौड़े वायदे दिए और एक भी वायदा पूरा नहीं करा। बड़े बड़े जुमले देकर हमारे को बेवकूफ बनाया, हमारे नौजवानों को उनका सत्यानाश करा। इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो 10वीं पास है और जो बीए पास है उसको 6,000 और 9,000 रुपया मिलेगा। मैं यहाँ पे देख रही थी नौजवानों को, इतनी सारी संख्या में यहाँ आए हूं। बताओ मुझे, ये बेरोजगारी भत्ता आप तक पहुंचा क्या भाइयों? मैं नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं और खट्टर सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि बताइए, आप पूरे देश को बताइए और हरियाणा प्रदेश को खास तौर पे बताइए। आपने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये हैदरपुर की धरती में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? केंद्र की सरकार ने, एमसीआई ने, दूसरी संस्थाओं ने एक भी मेडिकल कॉलेज के लिए परमिशन क्यों नहीं दी? और इस जींद के अंदर जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए थे, आज जब चुनाव आया, हमारे मेटा साहब जो एमएलए थे ईश्वर को प्यारे हो गए। हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार थी और दूसरी तरफ यहाँ पर 10 साल, दूसरी तरफ 10 साल तक इनेलो के विधायक थे। जितनी दोषी भारतीय जनता पार्टी है, आज जींद के पिछड़ापन के लिए उतनी दोषी इनेलो की है। जींद की इस धरती से इतिहास रचा जाएगा। भाजपा की सरकार बनी 2014 में, बड़े बहुमत के साथ, बड़ी आशाओं के साथ ये सरकार बनी। मुझे याद है कैसा तूफान भारतीय जनता पार्टी का उठा था पूरे देश में। मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। पहली बार हरियाणा में पूरी मेजॉरिटी, कई सालों के बाद दिल्ली में पूरी मेजॉरिटी। बड़े बड़े वायदे किए गए थे। हरियाणा को आगे लेके जाने का इनको विश्वास मत मिला था, मगर हरियाणा को पीछे लेके जाने का इस सरकार ने काम किया। हम पूछते हैं काम बताओ, हम अपने काम बताएंगे, तुम अपने काम बताओ। लोग तराजू पे रख के तोल के फैसला करेंगे।
कहते हैं काम नहीं बताएंगे। किसान की बात है, हमारे समय में आपके बीच में कंडेला का आंदोलन हुआ चौटाला राज में, आते ही जब हमारी सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, आते ही किसान के और गरीब आदमी के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे कि नहीं किए थे? तो सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 28 तारीख को जनता किसको वोट देगी और 31 तारीख को किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा, ये आगे पता चल जाएगा। लेकिन अभी आपको सीधे ले चलते हैं जींद, जहां पर मेरे सहयोगी ज्योति सांगवान और तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कहेंगे। सीधे वहां चलते हैं और चर्चा की शुरुआत आप वहां से देखिए चर्चा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नमस्कार, जंगी जींद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। तो जींद की धरती से आज हम आपको एक बहस दिखाने जा रहे हैं जो कि बेहद खास है, और बेहद खास इसलिए है क्योंकि कल जींद के उपचुनाव के लिए प्रचार थम जाना है। उससे पहले तमाम सियासी पार्टियों की ओर से, सियासी पार्टियों के नेताओं की ओर से आज दमखम लगाया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रैली की है, कांग्रेस ने रैली की है, तमाम पार्टियों की ओर से रैली की गई है। तमाम पार्टियों के नेताओं का दावा है कि जीतना हमारे ही उम्मीदवार को है, लेकिन कौन जीतेगा, किस बूते जीतेगा, क्या फैक्टर है, क्या समीकरण है और चुनाव प्रचार थम जाने के एक दिन पहले की जींद की स्थिति क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ है, उनका परिचय आपसे करवा दें। और हमारे साथ इनेलो की ओर से अर्जुन चुड़ैल साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। एलएसपी से संजय ज्ञान जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेजेपी से मनदीप बिश्नोई साहब हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। हरियाणा कांग्रेस से तरुण भंडारी जी हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है सर। और हरियाणा बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं, सभी का स्वागत है। और शुरुआत करेंगे सरकार से, यानी कि बीजेपी से। चौहान साहब, आप लोगों के लगातार दावे हैं कि हम जीतने वाले हैं। सवाल आपसे यही कि क्या इसके पीछे आपको लगता है कि बड़ा फैक्टर है वो काम करेगा, कि आप लोग सरकार में हैं, इस बात का फायदा मिलेगा? देखिए, चुनाव हम जो जीत रहे हैं वो पिछले 4-4.5 साल का जो हरियाणा का हमारा कार्यकाल है, उसमें हमने हरियाणा के राजकाज की संस्कृति में जो मेजर बदलाव किए हैं, जो ज़मीन पर दिखते हैं, हम उसके कारण जीतेंगे। हमने हरियाणा में नौकरियों में पारदर्शिता के जो मानदंड तय किए हैं वो गजब के हैं। पहले नौकरी जाति पर, जिले पर या नोटों के जोड़े पर, 3 जे पर मिला करती थी। हम जब से सत्ता में आए हमने ये तीनों जे जोड़ के और जोड़ में भगा दिए। हमने कहा नौकरी केवल मिलेगी मेरिट पर, और उसके लिए जो कड़े मानदंड बनाए उसमें मानवीय दृष्टिकोण भी डाल दिया। किसी के सिर पर पिता का साया नहीं है, उसको कोई वेटेज मिलेगी। किसी के घर में सरकारी नौकरी आज तक नहीं आई, उसको वेटेज मिलेगी। ये जो बदलाव किया, इसके कारण जींद के लोग जो कि जातिवाद, क्षेत्रवाद से परेशान थे, वो इस बदलाव के पक्ष में खड़े नजर आएंगे। हमको इस बात का विश्वास है। जींद से हमारे तमाम जो प्रतिपक्षी लोग हैं, एक एलएसपी नई पार्टी है, इनको अवसर अभी तो ये पैदा हुए हैं, कभी मिलेगा जीवन में इनको, तो इनका भाग्य। लेकिन ये जो हमारे प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, कांग्रेस, इनेलो, जजपा, इन सबको ट्राई किया जा चुका है। लोकदल और जजपा तो एक ही खानदान, एक ही कुनबे के हैं, चौधरी देवीलाल के। एलएसपी और बीजेपी क्यों नहीं, अगर इनेलो और जेजेपी एक साथ हैं तो? उस पर ये दोनों के दोनों चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगने वाले हैं, मांग रहे हैं। एक घर के टुकड़े हुए हैं, घर की खेती भी बढ़ जाए तो कई साल डाढ़ सिर उठती नहीं, तो इनकी दशा ऐसी हो रखी है। हमने ये तीनों कुनबे ये टेस्टेड ट्राइड हैं, इन सबको अवसर मिला है जींद में काम करने का। टेस्टेड ट्राइड लोगों को उनकी काट की हांडी को फिर से जींद नहीं चढ़ाएगा। हम विकास की गाड़ी को पटरी पर लेकर आए यहाँ, जींद के लोग नहीं चाहेंगे। बीजेपी को लगता है विकास हुआ है, लेकिन विपक्ष नहीं मानता इस बात को। साथी जी, जल्दी बात मुझे कहने दीजिए। विकास की गाड़ी पटरी पर ये लोग चढ़ा नहीं पाए, हम उसको लेकर आए हैं। जींद के लोग सरपट दौड़ती विकास की गाड़ी को हिलने नहीं देंगे।
उस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहकर अपने उस सिलसिले को जारी करेंगे। हरियाणा कांग्रेस को लेकर भंडारी साहब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो इतना डर गई कि जो सिटिंग एमएलए हैं उसको आप लोग ले आए, जो विधानसभा में ऑलरेडी जा चुके हैं वो विधानसभा में जाने के लिए उपचुनाव में हैं। ज्योति जी, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहूँगा। ये विकास की बात कर रहे हैं। अगर आप जींद में आज घूमो, धरातल पे देखो, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और विकास तो इनके एजेंडे में भी नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने 154 वादे किए थे। मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ, आज जींद की धरती पे है, ये 154 वादों का जो इनका घोषणा पत्र है वो पढ़ के सुना दें और जींद की जनता को सुना दें। वो फैसला कर देगी। अगर इन्होंने 5 वादे भी उनमें से पूरे किए तो मैं मान लूंगा कि विकास हुआ। आज मैंने आपको बड़े संयम से सुना, हरिंदर जी आप भी सुनिए, मैं पढ़ के मैं बता देता हूँ। रोजगार की आप बात करते हो, 2 लाख रोजगार देने की प्रतिवर्ष बात करी थी, क्या आपने दिए? आज 9 लाख रोजगार आप बताओ हरियाणा में कहाँ पे है? और केंद्रीय आपके प्रधानमंत्री तो इससे 2 करोड़ रोजगार, उसमें भी जींद का हिस्सा होना चाहिए। रोजगार पे आप झूठ बोलते हो। किसानों की आज तक आपने जो ओलावृष्टि से मुआवजा वो नहीं मिला, आपका घेराव करते हैं मंत्रियों का। आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर लो, महिला सुरक्षा की बात कर लो, दलित सुरक्षा की बात कर लो, कौन सा वादा आपने पूरा किया? आपने कोई वादा पूरा नहीं किया। और जींद की तरफ आपने 4 वर्ष देखा नहीं। और जो आप नौकरियों की बीजेपी पर काउंटर हो गया। चौहान साहब आप भी काउंटर कीजिएगा, लेकिन देखिए एक बेहद ठीक है, एक बेहद खास बात ये है भंडारी साहब, 2005 में आपको आपके पांचों विधायक रहे, 3 मंत्री जींद से रखे, पांचों सीटें आप लोगों को दी गई। उसके बाद आप लोग बिल्कुल सूखे में चले जाते हैं जींद में। उससे अगली बार आप लोगों की जमानत जब्त हो जाती है। चलिए आप लोगों की मान लेंगे कि विकास कांग्रेस ने किया होगा, लेकिन जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया? जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया सर? जमानत जब्त होने की नौबत क्यों आ गई सर? विकास की बात बताता हूँ। खेल स्टेडियम यहाँ जींद में आया, कांग्रेस के समय में आया। अगर कन्या महाविद्यालय आया, कांग्रेस के समय में आया। हमारे टाइम में यहाँ विश्वविद्यालय आया, सड़कों की दशा अच्छी हुई, नए सेक्टर डेवलप हुए। मैं बता रहा हूँ, आप पूछिए। रोजगार के अवसर, किसानों की जो दुर्दशा इनेलो के समय में थी, 1600। ये कांग्रेस को लगता है बिल्कुल इस सवाल का जवाब नहीं आया कि सिटिंग एमएलए को क्यों उम्मीदवार बनाया गया। इसका भी हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जेजेपी से हम ये जानते हैं, मंदी बिश्नोई जी, चौहान साहब सर सुनेंगे, प्लीज सुनेंगे। आप लोगों को सुना गया। चौहान साहब ने कहा कि इनेलो और जजपा एक ही कुनबाक है। भंडारी साहब सर प्लीज, दर्शक नहीं सुन पाते, धैर्य रखिए। बिश्नोई जी, ये जो कहा गया कि इनेलो और जेजेपी एक ही हैं और दुनिया ने, पूरे हरियाणा ने और हरियाणा की जो जनता है उसने देखा है, कुछ अलग नहीं इसमें। देखिए, जननायक जनता पार्टी का गठन जींद की इसी ऐतिहासिक धरती पर जहां हम सब लोग खड़े हैं, 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मानने वालों का समूह जननायक जनता पार्टी है। उनकी लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण ये है कि दुष्यंत चौटाला हिसार की जनता ने सबसे कम उम्र का युवा सांसद चुन करके लोकसभा में भेजा। जिस दिन से वो चुने गए उस दिन से लगातार वो अपने कर्तव्यों की कर्तव्य निष्ठा से निभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। रोजगार का, अगर बेरोजगार युवा का दर्द किसी ने समझा तो दुष्यंत चौटाला ने समझा, जिसने अपने क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के युवाओं को एक अवसर देने के लिए रोजगार मेले का अपने स्तर पर निजी कंपनियां बुला करके हिसार में लगवाया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे प्रेरणा लेते हुए जिला स्तर पर लगाए। हम लोग इसके धन्यवाद। बीजेपी ने भी किया, लेकिन बीजेपी के उससे केवल वो ड्रामा कर रहे हैं, उससे किसी को फायदा होता नजर नहीं आ रहा। तो जींद के इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं और जींद से आप देख रहे थे कि वहां पर जो सभी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, इस वक्त जींद में डेरा डाले हुए हैं और सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जींद के विकास को लेकर कि आपने जींद का विकास किया, आपने नहीं किया। जबकि एक तरीके से देखा जाए तो जींद में अक्सर ये हालात रहे कि कभी ना कभी जब भी मौके आए हैं तो वहां से कोई ना कोई मंत्री रहा और बड़े बड़े नेताओं ने वहां से सियासत की है। जेजेपी नई पार्टी के उनके प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं भली भांति। एक और नई पार्टी है एलएसपी, राजकुमार सैनी साहब की। आप लोगों को जनता वोट क्यों करे? सीधा सवाल।
देखिए, मैं जींद से बिल्कुल इधर उधर नहीं जाऊंगा। अभी कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे 2-4 बातों के जवाब दे दे, मुझे इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो जींद के ऊपर 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल लोकदल ने राज किया। पिछले 4 साल से मौका जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। आप भी जींद में हूँ, मैं भी जींद में, और यहाँ सब खड़े हुए लोग जींद में। एक भी रोड सही सलामत नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अब तो इनसे अगर आप ये कहेंगे कि हर घर में हेलीपैड बनवा दो तो बनवा देंगे, लेकिन वास्तविकता ये है, शून्य से लेकर शून्य रहा जींद, इन्हीं लोगों ने पीछे किया। आज ये लोग बोलते हैं अभी आज सभी अक्सर राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो सभी का दमखम यहां पर दिख रहा है। कल आखिरी दिन है प्रचार का, शाम 5 बजे के बाद से प्रचार नहीं कर पाएंगे राजनीतिक दल। आज रैलियां भी हुई, बीजेपी ने रैली की, कांग्रेस की तरफ से रैली हुई, एलएसपी ने रोड शो निकाला, इनेलो और जेजेपी अपने तरीके से प्रचार कर रही हैं। कल अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं जींद और वो जेजेपी के लिए प्रचार करेंगे, दिग्विजय चौटाला के लिए वोट मांगेंगे और कल 2-3 जगहों पर उनके प्रोग्राम है, जनसभाओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। और ये गठजोड़ कितना असर करेगा जींद के इलेक्शन में, ये भी देखना होगा, क्योंकि आप और जेजेपी के मिलन के बाद जिस तरह से तमाम चीज़ें निकलकर सामने है, जो आरोप जेजेपी पर लगे कि जेजेपी ने यानी जननायक जनता दल की पार्टी जो है और उसके जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, उन्होंने अपने दादा को ही जेल में दोबारा भिजवा दिया, इस तरह की तमाम की उनकी फरलों को रद्द करवा दिया। चौटाला जी की हमेशा से जींद का बहुत बड़ा लगाव रहा है और जींद उनके लिए बहुत दिल से उनको जींद को चाहते हैं। और आने वाले समय में भी, इस चुनाव में भी आप देखना कि जींद की जनता इनेलो के साथ है। रही विकास की बात, पिछले 10 साल से इनेलो के विधायक यहाँ से रहे हैं, लेकिन सरकारें कांग्रेस की रही है और बीजेपी की रही हैं। देखिए, ना तो बीजेपी ने 4 साल में कोई विकास किया। जब भी हरिचंद मिड्डा जी, हमारे विधायक जी, यहाँ से अपने क्षेत्र के मुद्दे रखते थे और अपने क्षेत्र की आवाज विधानसभा में उठाते थे, लेकिन सरकार ने हमेशा उनके मुद्दों को, उनकी बात को दरकिनार ये जो अभी कहा जा रहा है कि हरियाणा की राजधानी जींद को बना देंगे, सर क्या ये चुनावी स्टंट नहीं है पूरी तरह से? नहीं, कब मौका नहीं मिला आप लोगों को? जब उपचुनाव थे तो इतना बड़ा वादा करते हैं। जब भी मौका मिला इंडियन नेशनल लोकदल ने, चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा से जींद की आवाज उठाई और जींद के लिए काम किया है। तभी देखिए जींद की जनता का प्यार उनके साथ पिछले 10 साल से था और आगे भी जींद की जनता का प्यार उन्हें इसी तरह मिलता रहेगा। सवाल यही है कि नरवाना से चुने गए विधायक ओपी चौटाला साहब उसके बाद मुख्यमंत्री भी बन गए, उस वक्त ये बातें नहीं की गई कि हम राजधानी बना देंगे। अगर की गई थी, अगर कोशिशें की गई थी तो अब तक कामयाब क्यों नहीं हुए? सवाल ये भी है। चौहान साहब, आपसे मेरा सवाल ये, मुख्यमंत्री साहब ने रैली की, आपके तमाम जितने भी बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, सर एक बाई इलेक्शन को लेकर इतना एक्टिव होने की जरूरत क्यों है? डर है किसी तरह का? नहीं, डर का सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को, ज्योति जी, पूरी ताकत, पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, हमारे हारे नकारे हुए विरोधी वो भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ताकत नहीं लगा रहा। निर्णय जींद के लोगों को करना है और जींद के लोगों के सामने सवाल ये है कि क्या वो कैथल के उस विधायक को जींद का विधायक रहते हुए विधायक चुनना पसंद करेंगे जो कैथल का जनादेश लेने के बाद राजनीति करता रहा दिल्ली में, हरियाणा की विधानसभा में कैथल की आवाज उठाने भी नहीं आया। अभी कहा जा रहा है जींद का बेटा हूं, जींद की चिंता करूंगा, जींद की जिंदगी बदलने आ रहा हूं। साहब, विधायक तो विधायक होता है ना। जींद में जब वो मंत्री थे, जब वो अब विधायक हैं, अगर वो जींद के सचमुच बेटे, अभी तो नहीं हुए, जब पैदा हुए थे उस दिन भी जींद के बेटे थे, तो जींद के इस बेटे ने कैथल के विधायक के रूप में विधानसभा में आकर कैथल और जींद की बात एक साथ क्यों नहीं की? दूसरी बात, 73 सीटिंग होती है सर विधानसभा की। सुरजेवाला साहब कैथल के विधायक के तौर पर 6 सीटिंग में जाते हैं, तो कैसे वादा करेंगे कि हम जींद की आवाज को बुलंद करेंगे सदन के भीतर? पहले तो मैं जो इनकी मीटिंगें हैं उसकी चर्चा कर लूं। आप सुनिए, आप बात को घुमा गए। मूल सवाल ये है सर, 6 सीटिंग में जाते हैं सुरजेवाला साहब, वो दिल्ली में एक्टिव होते हैं, चंडीगढ़ में एक्टिव नहीं होते हैं। इनकी बात बड़ी संयम से सुनी, चाहे झूठ बोला इन्होंने, मैंने सुना। ये भी मादा, ये सच को भी सुनने का मादा रखे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोदी जी ने इनको मन की बात करना सिखा दिया, जन की बात सुनना नहीं। ये देखो, ये देखना, ये विधानसभा मैं सुनिए, मैं बता, सुनिए, आज विकास का एजेंडा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कैथल का जितना विकास करवाया
वो धरातल पे है। आप देखिए कितना, और एक मुख्यमंत्री करनाल से कंपैरिजन सदन में नहीं गए, सुरजेवाला साहब 6 बार सदन में गए, हम नकारेंगे नहीं। चलिए आपके विकास की बात को हम मानेंगे, सर 6 सीटिंग में जाते हैं, क्या पहले इनका वही सवाल है कि बाई इलेक्शन का पर्पज क्या होता है। बाई इलेक्शन का पर्पज होता है कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में खुद का अपना प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। लेकिन रुक जाइए, वो किसी सदन के प्रतिनिधि नहीं है, 90 के 90 सदस्य होने चाहिए, उसको पूरा करने का। कहने का मतलब ये है कि अगर वो जीत भी जाते हैं, ये हाइपोथेटिकल है, तो कैथल खाली हो जाएगा। सुनिए, आप एक संयम देखिए, आप सत्ता पक्ष का संयम देखिए, कितना संयम। हाँ, बड़े संयम। कमाल है आपका, पॉइंट पर आप नहीं आए, आप पॉइंट पर नहीं आए सर, पॉइंट पर नहीं आए। भी गलत है और इनकी भी, मामू पे गलत। आप 2 मिनट अगर संयम से सुनोगे, ऐसे थोड़ा, ये बात गलत है, ये बीच में टोकते। ये देखो, पहले इनसे पूछ लीजिए सब कुछ। पहले ये इनका विधानसभा का, इनका सुनिए, हमारा पार्टी का जो उम्मीदवार है वो जींद की धरती से, राजनीति यहीं से शुरुआत करी, और ये हमारा अधिकार है कि किसको उम्मीदवार बनाए। आज जनता का इतना प्यार मिल रहा है, ये बुखलाए हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, ये तो जींद में इलेक्शन को लेकर अब आखिरी वक्त चल रहा है प्रचार का, और सभी की तरफ से आप सुन रहे थे जींद में किस तरह से तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं, और सवाल सभी से किए जाएंगे जींद के विकास को लेकर, क्योंकि ये चुनाव तो जींद के विकास को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन विकास से ज़्यादा यहाँ पर सभी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि कितना प्यार जनता का उनको मिलता है, और इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है आने वाले वक्त में जो चुनाव हरियाणा में होने हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों। और इस चुनाव से तमाम राजनीतिक दलों की ताकत का भी पता चल पाएगा, ये भी पता चल पाएगा कि जनता ने किसको अब सराखों पर बिठाया है। कई बड़ी जाकिर की थी, क्या ये तथ्यात्मक नहीं है अपने आप में कि बीजेपी के अभी भी सांसद हैं राजकुमार सैनी साहब? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बीजेपी सारा दिन अफवाहें फैलाती है और बीजेपी के पास काम नहीं है। सांसद राजकुमार सैनी जी ने, मैं भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट कर दूं और आपको भी इस बात का जवाब दे दूं, एलएसपी का प्रवक्ता होने के नाते मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि केवल 8 महीने बाद सांसद बनने के बाद माननीय सांसद राजकुमार सैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया था। अगर मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया तो क्यों नहीं मास्टर मेरा नाम काट देता। लेकिन अभी मैं मेरी बात पूरी कर लेता हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि राजकुमार सैनी हमें समर्थन देने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है, और अभी बड़ी बातें कर रहे थे चौहान साहब बोल रहे थे कि सब हमारे हारे और नकारे लोग, घमंड सर पे चढ़ करके बोल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझ लें, जिस व्यक्ति को वो लेकर के आए, स्वर्गीय मिड्डा जी, मैं बोलना नहीं चाहता वो दुनिया में नहीं, लेकिन वो एक फेल कैंडिडेट थे, उसी के परिवार के व्यक्ति को सहानुभूति के लिए वो बटोर करके लाए इंडियन। अब देखना होगा कि 28 तारीख को तकरीबन 1,70,000 वोटर्स, उनमें से कितने लोग वोट डालने जाते हैं और किसके बटन पर मोहर लगाते हैं, और फिर 31 तारीख को पता चलेगा कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बनता है। लेकिन दावे आज सभी ने किए और पहले से कर रहे हैं कि जीत हमारी ही होगी। बीजेपी कहती है कि हमने काम किया है इसलिए जीतेंगे, कांग्रेस कहती है कि हमने काम किया था इसलिए जीतेंगे, और इनेलो कहते हैं कि हमने भी काम किया था इसलिए जीतेंगे, और लोग परेशान हैं, बीजेपी को हटाना चाहते हैं। तमाम तरह के दावे और वादे किए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं। राजकुमार सैनी वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इन सबको जींद की जनता ने और हरियाणा की जनता ने देखा है, बीजेपी को देखा, कांग्रेस को देखा, इनेलो को देखा, अब बारी हमारी है और हम विकास करवा कर दिखाएंगे कि कैसे काम किया जाता है। मुख्यमंत्री रैली के दौरान अपनी जीत का दावा कर रहे थे और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने जीत का दावा किया। कांग्रेस, इनेलो, जसपा पर निशाना साधा। उधर आज कांग्रेस की रैली हुई, उसमें भी कांग्रेस के प्रदेश के कई तमाम बड़े नेता नजर आए और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया और कहा कि जीत तो हमारी ही होगी। एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आए और साथ ही इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने एक ऐलान भी कर दिया कि यहां से जीतने के बाद वो कैथल से इस्तीफा देंगे। अब वो जीतते हैं नहीं जीतते हैं ये आगे की बात है। वहीं
बने तो फेलियर होते तो मुझे बताइए, मुझे सॉरी उसके लिए। ये भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? मैं बता देता हूँ। नहीं, हरिचंद मिड्डा जी इनेलो के अभी देखिए, अभी जेजेपी ठीक है सर, ठीक है। आपसे सवाल ये है, अभय सर प्लीज धैर्य रखिए। अभय चौटाला साहब कहते हैं कि लोकल का और बाहरी का मुद्दा रखेगा। क्या सर धैर्य रखिए, दर्शक नहीं सुन पाते हैं। आप लोगों को सुना, आप भी सुनिए। अभी ये कहा जा रहा है कि लगातार कि बाहरी और लोकल का मुद्दा रखेगा। क्या आपके पास स्थानीय कोई नेता नहीं था? देखिए, जननायक चौधरी देवीलाल ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने नौहर और दाता रामगढ़ राजस्थान विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। सोनीपत जो हम जहाँ खड़े हैं वो सोनीपत लोकसभा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा है, वहाँ से चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उचाना विधानसभा क्षेत्र जींद जिले का हिस्सा है, वहाँ से वो सांसद हैं। तो जननायक चौधरी देवीलाल का जो परिवार है वो पूरे हरियाणा का परिवार है। वो कहीं से भी चुनाव लड़े, जनता उनको स्वीकारती है, जनता में उनकी स्वीकार्यता है। और जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि दिग्विजय सिंह चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ें। और दुष्यंत और दिग्विजय की जो जोड़ी है वो जींद को एक अच्छी बात होता, जींद को आज तक मजबूत प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इसी वजह से जींद हमें लगता है कि पिछड़ता हुआ नजर आया। जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला, जिस प्रकार 7 अक्टूबर से पहले, ठीक है सर सुनिए, 7 अक्टूबर से पहले सब कुछ ठीक था। लोकदल का गढ़ रहा जींद, नरवाना से ओपी चौटाला साहब चुनकर गए, मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद चीजें बदल जाती हैं। जेजेपी को लगता है कि विकास नहीं कर पाएंगे लोग। जी बात कर रहा हूं ज्योति जी, जींद विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। जिस प्रकार से हिसार लोकसभा क्षेत्र की आवाज संसद में गूंज रही है, उसी प्रकार जींद विधानसभा क्षेत्र की आवाज 31 के बाद गूंजेगी। आपसे सवाल मेरा ये है, आपने सुना होगा दीपेंद्र हुड्डा की ओर से जो कहा गया कि एक एक वोट जो आप सुरजेवाला को डालेंगे वो हुड्डा साहब को मजबूत करेंगे। ये समझाइए जरा क्या कहें। जो जितने भी वोट रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पड़ेंगे वो सभी कांग्रेस को मजबूत करेंगे, सभी कांग्रेस के नेताओं को मजबूत करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और जींद की जनता को मजबूत करेंगे और विकास के कार्य होंगे। क्योंकि विकास के मामले में ये पिछड़ा हुआ है। 4 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस जींद को बिल्कुल बेरुखी करी है। और आज जो कैथल में विकास हुआ है उसी की तर्ज पे जींद का बेटा जो जींद से जुड़ा हुआ है, यहीं से राजनीतिक सफर शुरू किया, यहीं जन्मा पला, यहाँ का उम्मीदवार वो विकास करवा सकता है। और ये विकास का एजेंडा हम लेके कांग्रेस पार्टी आई है और विकास का एजेंडा हुड्डा साहब को मजबूत करेंगे, ये समझ नहीं आया। मैं पहले जेजेपी की पार्टी का सुनिए, हुड्डा साहब भी मजबूत होंगे, अशोक तंवर जी भी मजबूत होंगे, राहुल गांधी भी मजबूत होंगे, तरुण भंडारी सब मजबूत होंगे। और सुन, वो भी मैं आपको दूसरी बात, अभी मैं जेजेपी के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, इनका तो इतिहास रहा है, ये कभी भी एक जगह से चुनाव नहीं लड़ता इनका परिवार। और परिवार के लोग ही हर जगह चुनाव लड़ते हैं। क्यों नहीं दोबारा लड़ते? क्योंकि विकास का इनका एजेंडा नहीं है। बता दें, आज डब वाली जेहन में एक जब मैं बोलता हूँ, मैं बड़े संयम से सुनता हूँ, इनका धैर्य देखिए, ये सच्चाई भी। आप धरातल पे जाके डब वाली और कैथल का आप कंपैरिजन करवा लीजिए, फिर आंकलन करिए कितना विकास हुआ। आज डब वाली आज भी गांव जैसा है और हमेशा इनके परिवार का सदस्य वहां से विधानसभा जाता रहे और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इतना पावरफुल परिवार जो हर जगह से चुनाव लड़ता है पर अपना एरिया को डेवलप नहीं कर पाया। और कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने इतना विकास कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार विकास की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं इनका विकास का एजेंडा जातीय धारित। चौहान साहब, आज हुड्डा साहब के आवास पर छापेमारी की है सीबीआई ने। कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से कहा गया कि ये राजनीतिक जो रंजिश है उसका किस्सा है, साजिश का किस्सा है, जींद उपचुनाव पर प्रभाव पड़े इसके चलते सरकार ने किया है। देखिए, सीबीआई अगर आज रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के कहने से गई या राजनीतिक साजिश है, तो फिर हमारे लोकदल के और जजपा के जो नेता हैं, ये जब ये कहते हैं कि इनके ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जेल में सीबीआई के कारण हैं, तो फिर ये भी सच्चे हैं, फिर इन्होंने भी दुरुपयोग किया था। क्या इस आरोप से बच जाएंगे क्या हुड्डा साहब और भंडारी जी? इस सवाल का भी इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, सीबीआई मामलों की जांच पहले से कर रही है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है, निष्पक्षता से वो अपना काम कर रही है। मुझे केवल भंडारी जी को एक बात कहनी है कि जींद के लोग इस उपचुनाव में डॉक्टर मिड्डा का निधन हो गया, हरिचंद जी का, उनका निधन नहीं होता तो ये उपचुनाव नहीं होता। उनके निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है। उनके कार्यकाल का शेष हिस्सा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके बेटे ने भाजपा का कमल संभाला। हमने ये तय किया, निर्णय किया कि
हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में एक परंपरा है, कोई दिवंगत व्यक्ति होता है उसके प्रति एक सहानुभूति भी रहती है। उनका जो शेष कार्यकाल उन्हीं के बेटे के माध्यम से। एक मिनट, मुझे एक मिनट देखिए, आपकी ही बात से जुड़ी है सर, कीजिएगा प्लीज कीजिएगा। हरिचंद मिड्ढा की ओर से कहा गया कि जनता मुझे रोती है, मुख्यमंत्री साहब मैं आपको रोता हूं। देखिए, जब तो इनेलो अभी बाकी पार्टियां कहती हैं कि जीते जी उनकी नखी सुनी गई, जब निधन हो गया तो चुनाव पर फर्क पड़े, उसका असर पड़े, इसलिए मांगे। एक मिनट में मुझे उत्तर देने दीजिएगा। ये एक डायलॉग पकड़ करके ये उसको घसीट रहे हैं कई दिन से। हमारा ये कहना है, जब डॉक्टर स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा जी विधायक थे जींद के, तब भी हम जींद के विकास के क्रम में लगे हुए थे। आज एक मिनट, मुझे मेरी बात कहने दीजिए, एक मिनट इनको रोकिए। अगर ये रुक जाए तो मैं कहूँ, ये झूठ कैसे बोलते हैं, ये झूठ बोलते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमने 4 साल इस सरकार के कार्यकाल में जींद में विकास का रुका हुआ क्रम जो था उसको उन्हीं के जीते जी चालू किया था। सर बाईपास और हाईवे की बात करें सर, ये निर्माणाधीन थे और निर्माणाधीन ही है सर। देखिए सर आपको भी समय दिया सर। देखिए सबकी शिकायत यही है सर। देखिए थोड़ा छोटे जवाब दीजिए तो पूरा होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जींद के लोग विकास की चलती हुई सरपट गाड़ी को रोककर इनके चक्कर में नहीं आएंगे। विकास सरकार कराती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जींद के लोग खड़े होंगे, विश्वास के साथ हम ये बात। आज जो सीबीआई का तोता होता था कांग्रेस के समय में, सीबीआई एक तोता होता था, हाँ, और आज वो अब देखिए ये देखिए ये देखिए ये इनको सच्चाई चुभती है इनको। और आज इन्होंने कोई भी संवैधानिक संस्था को खत्म करने का नरेंद्र मोदी जी ने बीड़ा उठा रखा है, चाहे आरबीआई हो चाहे सीबीआई हो। और टाइमिंग देखिए, चुनाव का वक्त है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे सीबीआई के छापे होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दर्शाता है और इनकी बुखलाहट दिखाता है कि हार रहे हैं चुनाव, और ये इसलिए सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। और कोई भी इनका भारतीय जनता पार्टी का विकास का एजेंडा जो बात कर रहे हैं, 4 वर्ष इन्होंने क्या आप लोगों के एजेंडे में जात पात का भी मुद्दा होगा? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जात पात में कभी विश्वास नहीं करती। अभी कांग्रेस के साथी गाल बजाने का काम करते हैं, दिन और रात केवल पर मंचों पे चढ़ कर। अभी बोलते हैं विकास विकास विकास। मैं कह रहा हूं आपको 25 साल जींद ने मौका दिया, तब क्यों नहीं किया? आज कौन सी जादू की छड़ी आ गई जो करा दोगे? यही काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। जहां तक सीबीआई की ये बात कर रहे हैं, सीबीआई की 5000 पन्नों की चार्जशीट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को जलाने का काम किया। ढेर सारे जिला प्रधान और बहुत सारे कार्यकर्ता। और जहां तक बात ये जेजेपी मतलब इनेलो +1 का है, इन लोगों को तो प्रदेश जानता है। इनकी 2-2 पीढ़ियां तो जेलों में पड़ी हैं और कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे। कौन से युवाओं को रोजगार देंगे वो अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी साथी करते सरकार विकास कराती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सरकार ही विकास कराती है। तभी तो 4 साल यहाँ आपने विकास नहीं होने दिया, क्योंकि सरकार यहाँ आपकी थी। आप लोगों ने अरे हाजमा ठीक रखिए चौहान साहब, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, सुन लीजिए, इतना हाजमा ना खराब करें। आपकी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को दबाएंगे। आप दबाते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलों की आपकी सरकार है। मैं जी अभी अर्जुन जी, आपकी पार्टी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की आपकी पार्टी के सुप्रीमो का जो बयान आया तिहाड़ जेल जाने से पहले, स्नेहलता जी का जो बयान आया, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि राजनीति का स्तर गिरा दिया गया है। कांग्रेस बोलती है, इनेलो बोलती है, एलएसपी भी यही कहती है, इनेलो नहीं जेजेपी बोलती है कि स्तर गिरा दिया है आप लोगों ने। जिस तरह के बयान, परिवार को शामिल करना, इस तरह के बयान दिया जाना। 17 तारीख को चौटाला साहब की पैरोल मंजूर होती है और अगले ही दिन उन पर शर्तें लगा दी जाती हैं। और देखिए, उससे पहले 14 दिन अजय सिंह चौटाला जी पैरोल पर आए थे और वो यहाँ जनसभाएं करके गए थे और रैलियां करके गए थे। उन पर तो कोई इस तरह का शर्तें नहीं लगा दी गई। उसके बाद 19 तारीख को फिर पैरोल मंजूर होती है कि तेजाखेड़ा फार्म पर रहेंगे, चौटाला साहब तेजाखेड़ा फार्म पर रहें। लेकिन 28 तारीख से पहले जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी केजरीवाल जी के साथ मिलकर एक बड़ी मिलीभगत के साथ उनकी पैरोल रद्द कराई गई, क्योंकि इनको पता था कि अगर ओम प्रकाश चौटाला जी जींद में आ गए, प्रचार करने आ गए, तो इनकी जेजेपी वालों का झंडा उठाने वाला यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इन्होंने मिलीभगत के कारण, और देखिए जो इस तरह से अपने दादा दादी के साथ, ज्योति जी एक बात मैं आपको बात बता दूं कि कोई दादी इस तरह की बयान कि मेरी अर्थी को कंधा भी मत देना, मेरे को हाथ मत लगा देना, इस तरह के बयान कोई नहीं देता। इस तरह के बयान तब देते हैं जब दिग्विजय चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला जी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ साथ इंडियन नेशनल जवाब लेंगे इस बात का, आएंगे चौहान साहब आपके पास भी इसी बात का, क्या वाकई दुष्यंत और दिग्विजय दादा दादी का सम्मान नहीं करते और क्या इससे उपचुनाव पर और उसके परिणाम पर असर पड़ेगा? इनकी धरती पर हम हैं और कल चुनाव प्रचार थम जाना है। तमाम पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार किया गया है।
कौन कितना मजबूत है, किसकी दावेदारी में कितना दम है, इन सवालों के जवाब हम ले रखे हैं। खास पैनल मेरे साथ है। मनदीप बिश्नोई जी, आपसे इसी सवाल का जवाब लेना है जो कि अर्जुन सुडेल साहब की ओर से पूछा गया ब्रेक से पहले कि दादा दादी का जो सम्मान नहीं करते वो बाकी जनता की क्या उनकी सेवा करेंगे, क्या सम्मान करेंगे, क्या नुकसान पहुंचेगा इस बात से आप लोगों को चुनाव में? चौटाला साहब और मिसिज ओम प्रकाश जी चौटाला वो हमारी सम्मानीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन जिस बात की भाषा का, जिन शब्दों का और जिन भावनाओं का ये आम पब्लिक के बीच में लेकर के आए हैं, मैं समझता हूं कि ये इनकी बौखलाहट है, हड़कड़ाहट है, हताशापन है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष इनको जनता ने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका दी है, जिम्मेदारी दी है। उस नाते से इन्हें भाजपा सरकार की पिछले 4.5 साल की बेकायदियों को लेकर के और कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए। उस बात को भुला करके ये जनता ये सरकार के साथ फ्रेंडली मैच खेलते हुए आज इनकी, जब इनके पास कैंडिडेट नहीं था, एक निर्दलीय को टिकट दे करके अपनी औपचारिकताएं पूरी की। उस बात से एक LSP के साथी कह रहे थे कि सांसद जी ने, राजकुमार जी सैनी ने 8 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया था। आज तक तो वो इस्तीफा ना तो संसद के पटल पर पहुंचा, लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है वो नहीं पहुंचा, किसी मीडिया के साथी के पास नहीं पहुंचा। तो झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चला करती। इन दोनों का तो कोई ना तो जनता में स्वीकार्यता, ना इनका कोई वजूद। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल को जनता ने भली भांति देख लिया था, तभी इनकी 2014 में हालत हुई कि जींद में एक भी विधानसभा सीट नहीं है। बहुत जल्दी इस बात पे काउंटर कीजिए कि इस्तीफा, आऊंगी सर मैं, सदन के पटल पर नहीं पहुंचा। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। ज्योति जी, मीठा मीठा गा पर कड़वा कड़वा थू। ये आज भी इनके सांसद जो हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद हैं। बिल्कुल नहीं है, लिख करके और बीच में ना बोलें, सुन लीजिए। इनके राजदीप जो है कि फोगाट, दुष्यंत को पार्टी ने निकाल दिया, मैं उसका जवाब दे सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। वो हैं तो इनेलो से बने हुए ना, जो सवाल हम पे उठा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। इनके अनूप धानक, इनके राजदीप फोगाट, नगेंद्र बढ़ाना, इनकी जो है कि नैना चौटाला बोलती हैं विधानसभा के अंदर, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर और CLP लीडर के ऊपर जो है कि सवाल उठाती है, ये उनको निकालते नहीं और ये पार्टी छोड़ते नहीं। सवाल हमसे पूछते हैं। अरे बीच में ना बोले, सुन लीजिए। आपके एक सेकंड आपके अभय चौटाला जैसा रवैया ना अपनाए, गोली मार देंगे। जनता देख रही है आपको, जनता। अरे 5 मिनट हमारे पास है सर। आपको काउंटर करने, आपसे जवाब नहीं, आपसे काउंटर करने को कहा गया था। आपका जवाब आ गया सर। नहीं सर, आप ऐसे नहीं कहेंगे, आप ऐसे नहीं कहेंगे, आप ऐसे नहीं कहेंगे। वीरेंद्र चौहान साहब, क्या आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा एक फैक्टर रखेगा? क्या सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें काम करेगी कि बाकी जाट हैं, बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं उनके आपके पास नॉन जाट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कोई, जिस तरह कुछ राजनीतिक दल हरियाणा में जातियों के लिए जाने जाते रहे हैं, धक्काशाही के लिए जाने जाते रहे, भारतीय जनता पार्टी उस तरह की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद जो करके दिखाया वो ये सबका साथ, सबका विकास। हमने नियुक्तियां दी, नौकरियां दी, सब बिरादरियों के लोगों को दी, मेरिट पर दी। इसलिए हम जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे। मैं एक बात, ज्योति जी मुझे एक बात कह लेने देखिए ज्योति जी, जींद की जनता का विश्वास जीतने का चुनाव है। जींद की जनता का विश्वास क्या उस परिवार के अजय सिंह चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला के उत्तराधिकारियों को मिल सकता है जिन्होंने कंडेला में किसानों पर गोलियां चलाई? तरुण भंडारी जी, सुरजेवाला साहब को लेकर सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं, ठीक है सर, रामविलास शर्मा को आपने सुना होगा कि हुड्डा साहब आपका कांटा निकल गया। बाकी लोगों की ओर से भी कहा गया कि आपकी जो गुटबाजी है पार्टी की, वो ही सुरजेवाला को हरा देगी। है ऐसा कुछ? ज्योति जी, आज कह तो दिया हुड्डा पहले मैं ये बता रहा हूँ ज्योति जी, आज से पहले जितनी भी चर्चाएं हुई, मैं ये पैनल ही दर्शा रहा है कि आज से पहले जितनी भी चर्चाएं हुई आपने गुटबाजी कांग्रेस की दर्शाई। आज देखिए सभी नेता हमारे उस रैली में शामिल थे और लगातार जींद की जनता को रिक्वेस्ट कर रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के लिए। और 2 पार्टियां थी, एक सत्ता पक्ष और विपक्ष। आप देखिए सत्ता पक्ष में से इनके मेंबर पार्लियामेंट पार्टी बना के बैठे हैं, उनका भी पैनल आपने ले रखा है। और दूसरी तरफ लोकदल था जो विपक्ष था, उनकी भी 2 पार्टियां बन गई। और कांग्रेस, जिसको आप गुटबाजी कहते थे, वो सब एकजुट हो गए जब चुनाव आया। आज जींद की जनता के लिए कांग्रेस एकजुट है और दूसरी पार्टियां जो है जींद की जनता भी देख रही है कि पार्टी को एकजुट करने के लिए रणदीप सुरजेवाला को लाया गया मैदान में। जी, आप लोगों का मुकाबला किससे है? सबसे आखिरी सवाल यही करेंगे, आपको मुकाबला किससे? देखिए, उपचुनाव के अंदर जो मुकाबला होता है वो सत्ता पक्ष, वैसे तो किसी से नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष से इसलिए होता है कि सरकार उनकी है, व्यवस्था वो चलाने की जिम्मेवारी उनकी है। लेकिन जिस प्रकार 4.5 साल से वो
प्रदेश की जनता के सामने बेकायदियां लेकर के आ रहे हैं। 2 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात थी, सबका साथ सबका विकास का ढिंडोरा पीटते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढिंडोरा पीटते हैं। मैं मानता हूं कि हर जगह सरकार फेलियर रही है, तो आज जननायक जनता पार्टी बिल्कुल उभर करके सामने आएगी। युवाओं का, बेरोजगारों का, सबका विश्वास आपसे ज्ञान जी, आपसे सवाल ये, क्या स्टार प्रचारकों की कमी खली आप लोगों को? क्योंकि राजकुमार सैनिक हैं जो कि बड़े नेता हैं, उनके अलावा स्टार प्रचारक क्या? सच देखिए ज्योति जी, स्टार प्रचारक की जरूरत उन लोगों को होती है जिनका कैंडिडेट कमजोर हो। माननीय सांसद राजकुमार सिंह जी अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। अगर प्रचारक की बात है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जो गठबंधन है, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का जो स्टार प्रचारक है वो जींद का मतदाता है। और जींद के मतदाता ने तय कर लिया, आज 25,000 लोगों ने रोड पर उतर करके जो रोड शो किया, वो जींद के मतदाता ने तय कर लिया कि हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार पंडित विनोद आचार्य जी को वोट देने जाने हैं। चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है और अब बीजेपी, सबको जनता ने देख लिया। अब ये मौका लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को मिलने जा रहा है, ये जींद की जनता देखेगी। अर्जुन सुडेल साहब, आप लोगों के सामने बड़ी चुनौती है, सीट बचाने की भी चुनौती है, जेजेपी जो आप लोगों से अलग हुई है उसको भी पीछे छोड़ने की चुनौती है। देखिए, सीट बचाने की कोई ऐसी वो नहीं है। सीटें पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल की थी, 2 बार एमएलए यहीं से बने और अगली बार भी बनने जा रहा है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सिर्फ इतनी पूछना चाहूंगा कि वो विकास की जो कह रहे हैं ना, रेल पटड़ी भाग रही है, वो बाईपास से आगे टपी है। आपने पूछा है कि बाईपास से आगे निकली है क्या? वो बाईपास तक रुकी है। और भंडारी जी वे हैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कैथल छोड़ेंगे या जींद को छोड़ेंगे? दोबारा कैथल को छोड़ेंगे या फिर जींद को? सर आऊंगी। जींद की जनता के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी रण मैदान में है और जींद की जनता के लिए वो चुनाव लड़े। कैथल का छोड़ेंगे अगर मैं पहले नहीं सुनिए, मैं पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। इन्होंने जीत हमारी सुनिश्चित कर दी। इनको मैं मुबारकबाद देता हूं, इनेलो के मेरे जो प्रवक्ता और बाकी साथियों को, कि आपने कांग्रेस की जीत आज बता दी। और अगर नहीं जीत इन्होंने अगर लगता है तभी करेंगे ना, तो मैं इनको बड़ी मुबारकबाद भी देता हूं और इनका धन्यवाद भी करता हूं। आखिरी कमेंट आपसे चौहान साहब, अभी 6 से 7 महीने बचे होंगे विधानसभा का जो चुनाव होना है, उसमें आप लोग क्या करेंगे? जो सरकार में हैं आप लोग, अगर आपका विधायक बन जाता है, ये भी हाइपोथेटिकल है। निश्चित रूप से हमारा विधायक बनेगा, विकास की गाड़ी जिस गति से दौड़ रही है उसको और तेज करेंगे। और एक बात मैं कह रहा हूँ ज्योति जी, के 2-3 तरह के गद्दार मैदान में हैं जींद में, परिवार के गद्दार हों या वो जो सरकार में रहकर, मंत्री रहकर, विधायक रहकर जींद का विकास नहीं करा पाए, उन तमाम श्रेणियों के गद्दारों को जींद की जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से जीत करके हरियाणा के विधानसभा में पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो जंगे जींद में इस बात को लेकर हमने चर्चा की है खास पैनल से, और जींद की धरती से हमने जानने की कोशिश की कि वाकई जींद के लिए कुछ किया गया, कौन सा उम्मीदवार कितना मजबूत है, कौन सी पार्टी के प्रचार में कितना दम है। हालांकि 28 को जब वोट किया जाएगा और 31 को जब परिणाम आएगा उसके बाद स्थिति साफ हो जानी है। लेकिन जींद की जंग से जुड़े हर एक अपडेट के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।